हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस शानदार क्लास में। आपकी घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8:03। तो चलिए समय को न गंवाते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसके पहले भाग की कुछ हाइलाइट्स। एक बार फिर से देखें, यही वो आप आज का आधुनिक कंप्यूटर है जो कुछ इस प्रकार से नजर आता है, जहाँ पे आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस के साथ आपको एक स्पीकर भी नजर आता है। ये आपके कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर हैं जिनके ये मुख्य भाग हैं। इसको हमने जाना, साथ ही साथ हमने जाना कि एक कंप्यूटर की परिभाषा क्या हो सकती है। परिभाषा के बाद हमने जाना कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बाद उस कंप्यूटर सिस्टम के घटक को हमने जाना जो कि कुछ इस प्रकार से थे। इसके बाद हमने जाना कि उसमें जो यूज होने वाले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा क्या होते हैं, और साथ ही साथ उस डाटा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। उसके अंत में हमने जाना कि उस डाटा का हम डाटा प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, यानी जब वो कंप्यूटर में जाते हैं तो कार्य कैसे करता है, उसके बारे में हमने जाना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास के आखिरी में आई बटन पे इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हमारे क्लास का नाम है वो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय भाग 2। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। तो आज की शुरुआत करते हैं वो है आपके कंप्यूटर की विशेषता की, यानी कंप्यूटर किन खूबियों के कारण जाना जाता है या किसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ गई। जिनमें पहले नंबर पे आता है वो है गति, इसके बाद आता है स्वचालित, तीसरा आता है त्रुटि रहित कार्य, चौथा आता है आपका विशाल भंडारण क्षमता, पांचवा आता है स्थायी भंडारण क्षमता, छठवां आता है आपका भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, सातवां आता है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, आठवें नंबर पे आता है विविधता, नौवें नंबर पे आता है पुनरावृत्ति, 10वें नंबर पे आता है स्फूर्ति, फिर गोपनीयता, कार्य की एकरूपता, विश्वसनीयता और कागज के प्रयोग में कमी। ये सारी कंप्यूटर की वो विशेषताएं हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर आज के समय में पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। तो ये हैं कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं। एक और बात, अगर आप इन सब की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप इनकी पूरी डिटेल में बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। अभी आप लाइव चैट पे क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं वो उस समय तक ही होता है, इसलिए अनुरोध है आप सभी से कि अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को छोड़ दें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके जवाब को देने की। चलिए कुछ फैक्ट पे बात करते हैं, वो है अनुदेश। एक वर्ड है अनुदेश। कंप्यूटर में अनुदेश किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को हम अनुदेश कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी कार्य हम देखते हैं होते हुए, उसके लिए जो भी हम आदेश देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुदेश कहते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अनुदेश के बाद आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो अनुदेश हम दिए जाते हैं उनके जो समूह होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। और आखिरी में आता है सॉफ्टवेयर। आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कंप्यूटर में जो आपके प्रोग्राम के समूह होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है वो आपका अनुदेशों के बाद बनने वाले प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह से बनने वाले सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर करता है तो कितनी अच्छी और कितनी तेजी से हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी कुछ अलग सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं की। आखिर कंप्यूटर की कौन सी सीमा है जिसके वजह से हम उसमें बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं या जो हम सोचते हैं अपने मन में वो नहीं हो पाता है? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है वो होता है बुद्धिहीन का। यानी कंप्यूटर कार्य करने में गतिशील है तो
बहुत ज़्यादा उसके पास क्षमता है किसी काम को तेजी में करने की, लेकिन उसकी खुद की बुद्धि नहीं होती है। यानी जब हम उसे आदेश देते हैं तो वो उस आदेश का पालन करते हुए आपको कार्य करके देता है, और उसमें हम उसे नहीं हरा सकते, जो कि कंप्यूटर की विशेषता थी, गति। इसके अलावा अगर आप उसे कोई कमांड न दें तो वो कुछ कार्य नहीं करेगा, इसलिए हम उसे बुद्धिहीन कहते हैं, जो कि उसकी एक सीमा है। उसके बाद है खर्चीला डिवाइस। आखिर कंप्यूटर को खर्चीला डिवाइस क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स महंगे होते हैं और जरूरत पड़ने पे हम उसे समय समय पे बदलना पड़ता है। यानी जरूरी नहीं है कि हम उसे खराब होने पर ही बदलें। अक्सर क्या होता है, हम किसी चीज़ को तभी बदलते हैं जब वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो कुछ समय बाद आपके प्रोसेसर को बदलने की जरूरत पड़ती है, रैम को बदलने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसका कार्य इस प्रोसेसर या रैम से नहीं हो सकता, उस कंडीशन में आपको बदलना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है ये सारे बहुत ही महंगे और एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इसे खर्चीला डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है वायरस का खतरा। कंप्यूटर में बहुत सारे द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को, बहुत बार कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तक को नुकसान पहुंचा देते हैं, और जिसके लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम एंटीवायरस का प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके कंप्यूटर पर वायरस का खतरा बना रहता है, जिससे कंप्यूटर का प्रोग्राम दूषित हो सकता है या नष्ट भी हो सकता है, जो कि इसकी सीमा है। और आखिरी है विद्युत पर निर्भरता। यानी पूरी तरीके से कंप्यूटर विद्युत पर निर्भर है, अगर उसे विद्युत न मिले तो वो आपके कोई काम का नहीं है। तो ये थी कंप्यूटर की सीमाएं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ अहम जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में हम 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही एक भारत से संबंधित जानकारी कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। यानी कभी आपके पास प्रश्न आए कि कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो वो 16 अगस्त 1986 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। जबकि भारत का पूर्ण कंप्यूटर के डाकघर नई दिल्ली में, यानी पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो कहाँ था? नई दिल्ली में था। तो ध्यान रहिए, छोटी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि भारत में प्रथम प्रयोग 1986 में तारीख 16 अगस्त को हुआ था। जगह कौन सी थी? बेंगलुरु, और स्थान था प्रधान डाकघर। लेकिन पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर जो था वो आपका नई दिल्ली में है। इसके साथ ही बता दें आपको एक रोचक तथ्य, तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहद अनुप्रयोग होने के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। तो एक बार फिर से आप सबको बता दें कि कंप्यूटर युग को, आधुनिक युग को, यानी आज के समय को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग सारे काम में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई भी प्रश्न हो तो फिर से बताते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर छोड़ें, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा आप सभी को जवाब देने में। अब चलते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग की। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे हमने पहले जाना कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, विशेषता के बाद उसकी क्या सीमा है जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है। इसके बाद अब जानेंगे हम कंप्यूटर के अनुप्रयोग की, यानी जिस विशेष कंप्यूटर की विशेषता को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी सीमाएं हम जान रहे, आखिर उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उसमें पहला नाम आता है आपका डाटा प्रोसेसिंग का, जिसके बाद अगला नाम आता है सूचनाओं का आदान प्रदान। फिर इनका इस्तेमाल शिक्षा में किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, रेलवे और वायुयान आरक्षण के लिए किया जाता है, चिकित्सा के लिए किया जाता है, डिफेंस यानी रक्षा में इसका प्रयोग होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है, संचार में इसका प्रयोग होता है, तो साथ ही साथ उद्योग एवं व्यापार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, मनोरंजन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रकाशन तथा प्रशासन में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ डिजिटल पुस्तकालय के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे जिनका इस्तेमाल हम आज के समय में कंप्यूटर में करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता दें भी जितने लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कि अगर इसकी डिटेल क्लास देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल क्लास ली जा चुकी है। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो आप
उस क्लास में या यहाँ पे अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ें, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं रोचक तथ्य की, तो आपका कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगर यानी आप कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखते हैं तो आप कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। वहीं बात करें दूसरे रोचक तथ्य की, तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। यानी भारत का पहला कंप्यूटर जो था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ये दो प्रश्न बनेंगे कि पहला स्थान कहाँ पे है, यानी किस जगह पे, और दूसरा स्थान कहाँ पे, यानी किस इंस्टीट्यूट्स में उसका इस्तेमाल हुआ था, और दूसरा किस जगह पे हुआ था। तो ये दो प्रश्न आपके बन सकते हैं। तीसरा, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला जो था वो था मल्लपुरम, जो कि केरल में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला साक्षर जिला कौन सा था, तो वो था आपका मल्लपुरम, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। वहीं बात करें आपके अगले रोचक तथ्य की, तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कोलकाता में स्थित था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान था, लेकिन समय जो है वो है आपका 1956 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये थे कुछ रोचक तथ्य जो आपके कंप्यूटर के एंट्रेंस एग्जाम में या किसी परीक्षा में जो कि कंप्यूटर से सवाल आ सकते हैं, उनमें ये पूछे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कंप्यूटर का अनुप्रयोग भी आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे और अब बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव की, जो कि आज का आखिरी टॉपिक है। यानी जब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा तो उससे क्या आपको परेशानी या उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो था समय की बचत। यानी जब कंप्यूटर अंकगणितीय क्रिया करने लगा, लाखों करोड़ों की गणना सेकंडों में करने लगा, जिससे कम से कम समय का इस्तेमाल होता था, यानी इससे क्या होने लगी? समय की बचत होने लगी। दूसरा, त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर मानवीय दोषों से रहित होता है, जिसकी वजह से उसके द्वारा गलती करने की संभावना नगड़े के बराबर होती है। नगड़े का मतलब होता है लगभग ना के बराबर। और अगर कभी गलतियां होती भी हैं तो मैंने आपको बताया कि उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला होता है आपका, या तो आप उससे क्वेश्चन ही गलत पूछें, या फिर यूज के दौरान आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता हो, उस दौरान आपको गणना जो होता है वो गलत मिल सकता है। गणना गलत मिलने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन आप पुट करेंगे शायद उसके अनुसार जवाब आपको नहीं मिले। कंप्यूटर गलत जवाब नहीं देता है, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब जानना होता है वो जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें गलती की संभावना नगड़ के बराबर होती है। तीसरा बात करें वो है कार्य की गुणवत्ता। अब आप ये सब चीज़ जानते हैं, जैसे भी आप स्क्रीन पे ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रहे हैं, ये कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है, तो आपको इसमें कहीं भी आपको गड़बड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी। साथ ही साथ अगर इस तरह नॉर्मली बात किया जाए कि इसकी राइटिंग की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो हर वो चीज़ आपको बेहतर नज़र आएगी जो कि आपको पसंद आएगी। तो ये हुआ कि कंप्यूटर की कार्य की गुणवत्ता, कंप्यूटर के इस्तेमाल से अपने कार्य को काफ़ी बेहतर बना सकते थे। इसके बाद कागज़ की बचत। यहाँ पे आप इसको डिजिटल पढ़ रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार के कागज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य जो हम कंप्यूटर में करते हैं, चाहे वो असाइनमेंट बनाना हो, उसे भेजना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, जिससे कागज़ की क्या होती है? बचत होती है। और इसके साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ गई, क्योंकि दो फैक्ट इसके हो सकते हैं। पहला जो था वो था बहुत ज़्यादा लोगों का इसके प्रति साक्षर न होना, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज के समय में लोग नहीं कर पाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। साथ ही साथ इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में वो लोग जो इसकी जानकारी से वंचित रह गए वो बेरोजगार हो गए, यानी उन्होंने अपनी जॉब से अपनी हाथ धुल दी। ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कारण सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पता हो इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको अपनी अगली वीडियो में आप सबके नाम के साथ जरूर मेंशन करेंगे। ये था कंप्यूटर का अनुप्रयोग के प्रभाव, और ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में फिर से फटाफट बता दें तो आज हमने स्टार्ट किया वो थी कंप्यूटर की विशेषता। इसमें कुछ फैक्ट भी हमने जाने, जिसके अंतर्गत आया अनुदेश, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने जाना कंप्यूटर की सीमाएं, और उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर का अनुप्रयोग, और आखिरी में हमने जाना कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। तो ये थी आज की क्लास, और ये कंप्यूटर का जो पहला जानकारी था, यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट तरीके से पूरा हो गया। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर से बता दें, अगर आपको का कोई कमेंट या सुझाव हो या मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अभी आई बटन पे जाकर आप पहली क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी डिटेल वाली क्लास की
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कैसा रहा क्लास, इसका रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।